नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाने वाली भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट के साथ 1 साल के लिए करार किया हुआ है। ऐसे में साथियों, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आने वाला है। 4 जून के पहले ही इस प्रकार का खबर कि सबसे बड़े अरबपति जो कारोबारी हैं मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस के सबसे बड़े तेल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ जो डील किया है, यह काफ़ी मायनों में अहम साबित होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार यह कहते हुए आए हैं कि हमारे जो तीसरा टर्म होगा इसमें भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि यह जो डील है यह भारत की अर्थव्यवस्था को किस ऊंचाई पर लेकर के जाती है। दोस्तों, रिलायंस इस करार के तहत मौजूदा वर्ष यानी कि 2024-2025 में कम से कम 30 लाख बैरल रूसी तेल का आयात करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका भुगतान जो होगा वो रूसी करेंसी रूबल में ही होगा। यह खबर साथियों समाचार एजेंसी राइटर्स के हवाले से निकल करके सामने आ रही है। आगे राइटर्स के मुताबिक रिलायंस भारत के HDFC बैंक और रूस के गैज़प्रोम बैंक के जरिए रूसी रूबल से तेल को पेमेंट करने पर सहमति जताई। यानी भारत की तरफ से जो पेमेंट होगा वो HDFC बैंक के तहत पेमेंट होगा और रूस के गैज़प्रोम बैंक जो है वहाँ पर यह भारत जो है वो रूबल में पेमेंट करेगा। हालांकि पेमेंट सिस्टम के बारे में इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है। साथियों, क्रूड ऑयल के उत्पादक देशों का समूह ओपेक प्लस जून 2024 से आगे भी तेल सप्लाई में कटौती जारी रखेगा, ऐसा सुनने को आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओपेक के बारे में। आखिर ओपेक है क्या? तो साथियों, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन के लिए एक संक्षिप्त शब्द है जिसका हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। यह पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ इत्यादि के नाम से जाना जाता है। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे 14 सितंबर 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था। इन देशों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की कीमत को अधिक लाभ अर्जित करने और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसके गठन के प्रारंभिक वर्षों में ओपेक का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था, लेकिन बाद में 1 सितंबर 1965 को ऑस्ट्रिया के वियना में हस्तांतरित कर दिया गया। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन के संस्थापक सदस्य जो देश थे उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के नाम सामने आते हैं। इसके अलावा साथियों, इन संस्थापक सदस्यों के अलावा 8 अन्य देश जो है वो ओपेक के सदस्य बाद में बने, जो कि आप देख सकते हैं। कतर जो है वो 1961 में बना था, इंडोनेशिया 1962 में, लीबिया भी 1962 में ही बना था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात 1967 ईस्वी में, अल्जीरिया 1969 ईस्वी में, नाइजीरिया 1971 ईस्वी में और इक्वाडोर 1973 से 1992 के बीच में इसने ओपेक की सदस्यता हासिल की थी। इसके अलावा गैबान की बात किया जाए तो 1975 से 1994 के बीच में इसने ओपेक का सदस्यता हासिल किया था। वर्तमान में ओपेक में दोस्तों 13 सदस्य देश हैं, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, भूमध्यवर्ती गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल है। तो साथियों, अभी हम लोगों ने ओपेक के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो साथियों, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक जो है वो रूस सहित अन्य सहयोगी वाले देशों को मिलाकर ओपेक प्लस ग्रुप बनाया है। यह 2 जून 2024 को एक ऑनलाइन मीटिंग में तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लेगा। जाहिर सी बात है कि भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक कंट्री है। भारत का कच्चे तेल का आयात और उपभोग करने के मामले में दुनिया भर में जो है इसका स्थान तीसरे नंबर पर आता है। 2022 में रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, कितने बड़ी मात्रा में युद्ध हुआ था और जिस पर रूस से तेल खरीदने पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन उस समय भारत ने रूस से तेल खरीदने का जो सिलसिला था उस पर रोक नहीं लगाई थी और वो उससे तेल खरीद ही रहा था। ऐसे में 2022 में जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जो पश्चिमी देशों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रूस पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, उनमें से एक तेल पर भी प्रतिबंध लगाना था। कई पश्चिमी देशों ने रूस से व्यापार, खास करके तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों की खरीद कम कर दी थी, लेकिन भारत ने इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं की थी और वो अपना तेल रेगुलर बेसिस पर खरीद ही रहा था, जिससे कई देशों ने भारत से सवाल जवाब भी किया था। भारत ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया था और अमेरिकी दबाव, खास करके अमेरिका जो है भारत पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रहा था, क्योंकि भारत रसिया से पहले की तरह ही तेल खरीदे जा रहा था। ऐसे में अमेरिकी दबाव का परवाह किए बिना समुद्री रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार उस समय बन गया था 2022 में। भारत ने रूसी कच्चे तेल के लिए रुपए दिरहम और यहाँ तक कि चीन की करेंसी युआन में भी पेमेंट किया था। भारत ने 2020 में रूस से अपनी ज़रूरत का सिर्फ 2% कच्चा तेल खरीदा था। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में टोटल सप्लाई 16% हो गई थी और 2022 में सप्लाई बढ़ करके
35% तक पहुंच गया था। फिलहाल भारत रूस से अपनी ज़रूरत का 40% क्रूड ऑयल खरीद रहा है। ऐसे में साथियों भारत की टोटल व्यापार वैल्यू में क्रूड ऑयल का हिस्सा 1/3 का है, यानी कि भारत जो कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करता है उसका करीब 1/3 हिस्सा क्रूड ऑयल ही होता है। इसलिए इस मुनाफे से व्यापार घाटे में कमी भी आती है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है साथियों रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके मालिक ने अभी रसिया के जो तेल कंपनी है रोजनेफ्ट से एक करार डील किया है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का 19.69 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं रोजनेफ्ट भी रूस की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसका मार्केट कैप करीब 7 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि $85 बिलियन के रूप में सामने आता है। तो साथियों अभी तक हम लोगों ने जाना कि रिलायंस ने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट के साथ जो करार किया है उसके बारे में, और आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि यह जो करार हुआ है इससे भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। और भारत में जो पेट्रोल डीजल इत्यादि का दाम बढ़ते घटते रहने का एक बड़ा मुद्दा छिड़ा रहता है। ऐसे में भारत में ये डील से भारत में जो पेट्रोल डीजल का जो दाम है यह काफ़ी बढ़ने के आसार नहीं है। और आपको नितिन गडकरी के भी कई ऐसे भाषण हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम आने वाले समय में काफ़ी कम होगा। ऐसे में यह डील उनके इन बातों को कितना दूर तक सही साबित करता है यह देखने वाली बात है। जल्द ही मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।